कांग्रेस की ऐसी हालत देखकर अब तो अपोजिशन को भी दया आने लगी है कांग्रेस पर। एक ऐसी पार्टी जिसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, 60 साल से भी ज्यादा सरकार चलाने का तजुर्बा है। अब यही पार्टी जब इलेक्शंस होते हैं तो 403 सीट में सिर्फ 2 ही सीट जीत पाती है। इवन जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो भी कांग्रेस से ज्यादा सीट जीत जाती है। कांग्रेस की हालत आज कितनी गंभीर है आपको इस बात से अंदाजा हो जाएगा कि कांग्रेस के पास फंड ही नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके। अपने ही पार्टी मेंबर से कांग्रेस इलेक्शंस के लिए फंड इकट्ठा कर रहा है। कांग्रेस को अब बाहरी कोई भी फंडिंग नहीं मिल रही है और कांग्रेस की जो इस वक्त हालात है वो एक डूबती नाव की तरह है। अब डूबती नाव में भला कौन फंडिंग करना चाहेगा। कांग्रेस की जो ये क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त हुई है वो महज पिछले 10 सालों में हुई है। तो ऐसी क्या वो गलतियां थी कांग्रेस की जिसने एक नेशनल पार्टी को 2 स्टेट्स में सिमट के रख दिया। अब कांग्रेस के पास 2 ही स्टेट्स बचे हैं जो कि है छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और आने वाले कुछ ही दिनों में शायद ये 2 स्टेट्स भी कांग्रेस के हाथ से निकलने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कांग्रेस की ऐसी वो क्या गलतियां थी जिसने एक नेशनल पार्टी को आज डिस्ट्रॉय कर दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। The recent assembly election results of 5 states are a cause of serious concern for the Indian National Congress. The party accepts that due to shortcomings in our strategy, we could not effectively expose the misrule of BJP state governments. भारत जैसे इतने बड़े एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर अपने गवर्नमेंट को रूल करनी है तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए, जैसे एक बढ़िया लीडरशिप जो अपनी टीम को बढ़िया तरीके से लीड कर सके, एक बढ़िया विजन जिसमें जनता को अपना फ्यूचर दिखे, ग्राउंड लेवल से हायर लेवल तक एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए जिसमें आम जनता की जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सरकार तक एक मैसेज की तरह पहुंचे और सरकार उसी मैसेज पर अपना एक्शन ले। डिसीजन मेकिंग पावर का होना, यानी किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन पर सही डिसीजन लेने की खुद में कैपेबिलिटी हो। पार्टी के पास एक साफ सुथरी छवि होनी चाहिए जनता के बीच ताकि जनता में भरोसा बनी रहे पार्टी के ऊपर। ये कुछ बेसिक पॉलिसीज हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास होनी चाहिए अगर भारत में राजनीति करनी है तो। भारत में इलेक्शंस के लिए और भी बहुत सारे मेजर फैक्टर है जैसे रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, बट अगर किसी पार्टी के पास इन बेसिक पॉलिसीज पर महारत हासिल नहीं है तो बाकी जो मुद्दे हैं वो भी मैनेज नहीं किया जा सकता। इन बेसिक पॉलिसीज पर बेहतर तरीके से काम करने के बावजूद भी कोई पार्टी चुनाव हार जाती है बाई चांस तो नेक्स्ट इलेक्शन में दोबारा आने की चांसेस बनी रहती है। इसे डिफीट टू रिपीट कहते हैं, बट बार बार डिफीट होना ये एबनॉर्मल है। लीडरशिप की अगर बात करें तो कांग्रेस के पूरे करियर में कोई बढ़िया लीडरशिप था ही नहीं। कांग्रेस से अगर गांधी सरनेम को हटा दिया जाए तो कांग्रेस की कोई बेसिक इंपॉर्टेंस ही नहीं है अब इस दुनिया में। भारत में जो कांग्रेस की ब्रांड वैल्यू है वो गांधी सरनेम से ही है। किसी भी ब्रांड वैल्यू को बनाए रखने के लिए समय समय पे उस पर इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है जो कि एक बढ़िया लीडरशिप से ही पॉसिबल है। एक ऐसा लीडरशिप जिसके पास एक बढ़िया विजन हो और जनता को उसमें पॉसिबिलिटीज और डेवलपमेंट्स दिखे। अगर आप कांग्रेस के पास्ट रूलिंग पीरियड्स को देखें तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि कांग्रेस लीडरशिप पर नहीं बल्कि फैमिली हुड्स पर ज्यादा भरोसा करता है। राहुल गांधी को पीएम बनाने की एक नाकाम कोशिश ने आज पूरे कांग्रेस पार्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब शायद ये कांग्रेस को नहीं लगता होगा लेकिन आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे एक लीडरशिप के सामने आप राहुल गांधी को कहां देखते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच कंपैरिजन करें तो समय की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं होगा, बट कांग्रेस को यह लगता है कि राहुल गांधी एक बेटर ऑप्शन है भारत के पीएम बनने के लिए नरेंद्र मोदी के कंपैरिजन में। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोई भी कुछ भी कह सकता है, हर बात को सीरियस लेना भी जरूरी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के पास विजन ऐसी होनी चाहिए जिससे आम जनता और देश की बुनियादी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और उस विजन के साथ पब्लिक भी सपोर्टिव हो। अब देखिए मोदी जी पीएम बनने के बाद जितने भी स्टैंड लिए हैं चाहे उसका इंपैक्ट कुछ भी हो, पर हर एक स्टैंड में मोदी जी लगभग सक्सेसफुल ही हुए हैं। चाहे वो डीमोनेटाइजेशन हो, आर्टिकल 370 हो, सीएए हो या जीएसटी हो। मोदी जी इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए थे कि वो एक पीएम का फैसला था और एक पीएम का डिसीजन था। मोदी जी इसलिए सक्सेस हुए थे क्योंकि उनके विजन के साथ पब्लिक का सपोर्ट था। अब यही चीज सेम कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है और अगर कोई विजन है भी तो उस विजन के साथ पब्लिक कनेक्टेड नहीं है। 2017 में डीमोनेटाइजेशन को सारे देश की जनता ने सपोर्ट किया, बट कांग्रेस सारे जनता के खिलाफ जाकर इस एक्ट का अपोज किया। इससे हुआ क्या है कि देश की जनता कांग्रेस पर ही सवाल उठाने लगी। सीएए कानून पर भारत का 80% जनता का सपोर्ट था, बट कांग्रेस उन 20% लोगों में शामिल था जो सीएए के खिलाफ था। अब जेएनयू के इंसिडेंट को देख लीजिए, पूरा देश
जेएनयू के उस नारेबाजी का खिलाफ था, बट कांग्रेस उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम देकर जेएनयू के साथ खड़ा हो गया। 2014 के बाद अगर आप कांग्रेस के एक्टिविटीज पर नजर डालें तो आप एक चीज आसानी से नोटिस कर पाएंगे कि कांग्रेस धारा की उल्टी दिशा पर काम कर रहा है। यानी जो चीज अच्छा हो रहा है और जो जनता को पसंद आ रहा है, कांग्रेस उसका विरोध कर रहा है। कांग्रेस के पास अगर क्लियर विजन होता तो शायद कांग्रेस ऐसा कभी नहीं करता। इस तरह की विजनलेस एक्टिविटीज से होता यह है कि पार्टी के खिलाफ जनता के बीच एक नेगेटिव मैसेज पहुंचता है और इसका रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कि 2014 के बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। कांग्रेस पार्टी को अपने विजन पर सीरियसली काम करना चाहिए ताकि मेजोरिटी ऑफ पब्लिक का सपोर्ट मिल सके, और इस तरह का इनमेच्योर और विजनलेस एक्टिविटीज कांग्रेस ना ही करे तो कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो कांग्रेस का कैरेक्टर ऐसा था कि कांग्रेस हमेशा ग्राउंड लेवल से थोड़ा दूरी बनाकर ही रखता था। कांग्रेस के रूल में हमेशा वीआईपी कल्चर को प्रमोट किया गया। आपने देखा और सुना भी होगा कि कांग्रेस के रूल में एक एमएलए भी अपने गाड़ी पे लाल बत्ती लगाकर ही घूमता था और जिस रास्ते से वो निकलते थे वो एक तरह का ग्रीन कॉरिडोर में ही बदल दिया जाता था। वीआईपी कल्चर से गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट होता है और इस चीज को नोटिस किया है आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड लेवल से जुड़कर खुद को एक अलग पॉलिटिशियन बनाया और इसका इंपैक्ट क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। मंत्री चाहे कोई भी हो, विधायक हो या सीएम हो, है तो जनता का प्रतिनिधि। वीआईपी कल्चर होने से मंत्री प्रतिनिधि नहीं बल्कि मालिक बन जाते हैं और एक मालिक कभी भी बढ़िया प्रतिनिधि नहीं बन सकता। इसी मालिक स्वभाव के वजह से कांग्रेस कभी भी पब्लिक के साथ इमोशनल बॉन्डिंग नहीं कर पाया जिस तरह बीजेपी ने किया। अब आज बीजेपी के बारे में कोई कुछ गलत कह दे या मोदी जी के बारे में कोई कुछ गलत कह दे तो उसे देशद्रोही तक करार कर दिया जाता है। ये जो बीजेपी वालों ने पब्लिक के साथ इमोशनल बॉन्डिंग की है वो कांग्रेस ने 60 साल के करियर में भी नहीं कर पाया। पॉलिटिक्स पिछले 10 सालों में पूरी तरीके से बदल चुका है बट कांग्रेस ने अभी तक अपने आप को नहीं बदला। अगर कांग्रेस चाहती है कि वो सेंट्रल पर रिपीट करे तो कांग्रेस को ग्राउंड लेवल से दोबारा काम शुरू करना पड़ेगा और इसके लिए कांग्रेस को लाखों कैडर की जरूरत होगी और जो इस वक्त कांग्रेस के पास ना के बराबर है। डिसीजन मेकिंग पावर की अगर बात करें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर 150 करोड़ आबादी वाला देश में अपनी गवर्नमेंट को रूल करना है तो डिसीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि हर एक डिसीजन सीधे 150 करोड़ लोगों पर असर डालती है। नंबर्स बड़ा है तो हर एक डिसीजन सीरियस और कैलकुलेटेड होनी चाहिए। अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो डिसीजन लो या तो न्यूट्रल रहो। कांग्रेस के अगर कैरियर को देखें तो कांग्रेस हर एक डिसीजन पे हमेशा न्यूट्रल रहा है। कांग्रेस का कैरेक्टर हमेशा डिफेंडर मोड से रहा है, चाहे वो कोई डोमेस्टिक मैटर्स हो या कोई इंटरनेशनल मैटर्स हो। कांग्रेस अपने पूरे करियर में कोई भी रेवोल्यूशनरी डिसीजन नहीं ले पाया। एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिकल 370 डीमोनेटाइजेशन, राम मंदिर, CAA, ट्रिपल तलाक और मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, ये कुछ रेवोल्यूशनरी डिसीजन थे जो बीजेपी गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो भी महज बीजेपी गवर्नमेंट के शुरुआती 4-5 सालों में। बट कांग्रेस का 60 साल का करियर देख लीजिए, आपको ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी डिसीजन कांग्रेस के करियर पे नहीं मिलेगा। किसी भी सरकार के लिए बड़ी बड़ी डिसीजन लेना इतना आसान भी नहीं होता है। उसके लिए एक कैबिनेट बिठाई जाती है और उस कैबिनेट में बेहतरीन एक्सपर्ट से राय ली जाती है। बट कांग्रेस के कैबिनेट में एक्सपर्ट्स की नहीं बल्कि गांधी परिवार की ही राय ली जाती थी। एक ऐसा परिवार जिन्हें एक्चुअली में कुछ भी पता नहीं होता था और इस परिवार के सामने दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स फेलर है। अब जरा इस बात से समझिए कि 2022 के यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया और प्रियंका गांधी को यूपी के मैदान में उतारने के पीछे का जो कांग्रेस का प्लान था वो ये था कि प्रियंका गांधी का चेहरा इंदिरा गांधी से मिलता है। अब आप ही सोचिए कि अगर किसी का चेहरा किसी से मिलता है तो क्या उसके आधार पर जनता उसको वोट दे देगी। इस तरह का जो बचकाना डिसीजन कांग्रेस ने लिया है, क्या कोई एक्सपर्ट इस तरह का डिसीजन दे सकता है? एक तरह का मजाक बना के रख दिया है। मतलब कांग्रेस को आज के तारीख में भी ऐसा लगता है कि जो पिछले 60-70 साल से जिस पॉलिसी को इस्तेमाल करके कांग्रेस चुनाव लड़ती आ रही है वही सेम पॉलिसी 2022 में भी जनता को चिपका दिया जाए। जिस पार्टी को ये समझ में नहीं आता है कि इलेक्शंस में कौन सी पॉलिसी को कहां और किस तरह से इस्तेमाल करना है, उस पार्टी का डिसीजन मेकिंग पावर कैसा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को अगर कोई सजेशन देता है तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं और इसी इग्नोरेंस के वजह से ही कांग्रेस पार्टी के बेहतरीन लीडर्स कांग्रेस पार्टी से आज बाहर निकल गए और इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। कांग्रेस में जिनका कोई वैल्यू नहीं था वो आज दूसरे पार्टीज में जाकर बड़े बड़े मंत्री पदों में बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे भी लीडर्स हैं जो कांग्रेस छोड़कर दूसरे पार्टी में ज्वाइन करने के बाद आज के डेट में वो CM भी बन चुके हैं। भारत के किसी भी स्टेट्स में आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को देख लीजिए, उनमें आपको कांग्रेस के लीडर्स जरूर मिलेंगे।
हर स्टेट्स में ही ऐसा हुआ है, यानी हर स्टेट्स में कांग्रेस से लीडर्स बाहर निकलते गए और हर स्टेट्स में कांग्रेस चुनाव हारता गया। और यही वो एक रीजन है जो कि कांग्रेस के पास इस बार कोई भी बेहतरीन लीडर नहीं बचा है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो। पॉलिटिकल पार्टीज की अगर क्लीन इमेज की बात करें तो कांग्रेस को इस लिस्ट से बाहर रखना ही बेहतर है, क्योंकि मुन्नी जिस तरह से बदनाम है पूरी दुनिया में, कांग्रेस भी अपने स्कैम्स को लेकर पूरी दुनिया में बदनाम है। कांग्रेस की अगर करप्शन वाली लिस्ट देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस पॉलिटिक्स के लिए नहीं बल्कि करप्शन के लिए बनी है। इतना घोटाला कौन करता है भाई। 1948 से 2013 तक कांग्रेस ने इतना ज्यादा घोटाला किया कि अगर हम उन सारे घोटालों की एक डिटेल वीडियो बनाए तो उस वीडियो की जो लेंथ होगी वो 7 से 8 घंटे की होगी। अगर आप चाहते हैं कि उन सारे घोटालों की एक डिटेल वीडियो बने तो कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट जरूर लिखें। एक नेशनल पार्टी अगर इतना ज्यादा करप्शन करता है तो उस देश की जनता और उस देश में इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, कांग्रेस ने इस बारे में कभी सीरियसली सोचा ही नहीं था। जनता भरोसा करके उस पार्टी को वोट देता है और वही पार्टी सत्ता में आने के बाद देश और जनता को चुनाव लगा देता है। अब उस पार्टी पर जनता किस तरह से भरोसा करेगा जिसने 60 साल तक करप्शन पर करप्शन किया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस इस वक्त पूरी तरीके से खोखला बन चुकी है। ना तो उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर है, ना तो कोई विजन है, और ना ही बेहतर कोऑर्डिनेशन है, और ना ही कोई बेहतर लीडरशिप है। यानी कांग्रेस मुक्त भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो अब सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि आने वाले दिनों में शायद ये प्रैक्टिकल बनने वाली है। अगर कांग्रेस को कमबैक करना है तो मौजूदा कांग्रेस को मिटाकर एक नया कांग्रेस बनाना होगा जो गांधी परिवार का पार्टी नहीं बल्कि देश के जनता का पार्टी हो। तो ये कुछ कमियां थी कांग्रेस की जिसने द एंड ऑफ कांग्रेस की शुरुआत की है, और इसी कमियों की वजह से ही द एंड ऑफ कांग्रेस की थ्योरी बाहर आई है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।